लाख टके की बात में अब बात करते हैं रहस्यमयी बुखार की, डेंगू की, जिसका कहर सबसे ज्यादा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिखता रहा। आईसीएमआर की स्टडी सामने आई है जिसमें कहा गया है कि ये डेंगू का दरअसल में D2 स्ट्रेन है। क्या है इसके लक्षण और कैसे इससे बचाव मुमकिन है, सबसे पहले आपको दिखाते हैं यही रिपोर्ट। डेंगू का जानलेवा प्रहार, पश्चिमी यूपी के जिलों में हाहाकार, अस्पताल में इलाज के लिए लोगों की भीड़, बुखार से बेबस बच्चों की तस्वीर। फिरोजाबाद और मथुरा ये दो जिले हैं जहां सबसे ज्यादा बुखार का कहर देखने को मिल रहा है। इन दो जिलों में सबसे ज्यादा मौत हुई है। डेंगू के D2 स्ट्रेन का कहर, D2 स्ट्रेन की वजह से लोगों की मौत। आईसीएमआर के मुताबिक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिलों में मौत की सबसे बड़ी वजह डेंगू का D2 स्ट्रेन है। जानकारों के मुताबिक डेंगू स्ट्रेन को 4 स्ट्रेन में बांटा गया है। D2 स्ट्रेन इसीलिए खतरनाक है क्योंकि इसमें तेज बुखार के साथ इंटरनल ब्लीडिंग होती है, शरीर पर चकत्ते पड़ सकते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हेमरेज हो सकता है। ब्रेन हेमरेज और ऑर्गन फेलियर से मरीज की जान जा सकती है। D2 वेरिएंट के खौफनाक असर के बारे में LNJP के विशेषज्ञ ने विस्तार से जानकारी दी। 4 तरह के वेरिएंट्स होते हैं, डेन 1, डेन 2, डेन 3 एंड डेन 4, और 3 तरह से क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है डेंगू का। तो ये इसलिए खतरनाक होता है क्योंकि एक तो क्लिनिकल प्रेजेंटेशन होता है डेंगू फीवर, जिसमें लोगों को फीवर आता है, प्लेटलेट्स नॉर्मल रहते हैं लेकिन फीवर बॉडी एक वगैरह होता है और पेशेंट रिकवर हो जाते हैं। दूसरा होता है डेंगू हेमरेजिक फीवर, जिसमें कि लोगों को ब्लीडिंग टेंडेंसीज होती हैं, उनको रैशेज हो सकते हैं, उनको इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, दांतों से खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है। और तीसरा होता है डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें कि ब्लीडिंग की वजह से लोग शॉक में चले जाते हैं और लोगों की डेथ हो जाती है। तो ये सबसे खतरनाक जो वेरिएंट होते हैं, ये इनमें से 4 में से जो भी D2 वेरिएंट जो है, इसमें ये इसलिए खतरनाक है क्योंकि इससे हेमरेजिक टेंडेंसीज ज़्यादा होती हैं। हेमरेजेस से क्या होता है कि पेशेंट को प्लेटलेट्स लो हो जाते हैं, उसको ब्लीडिंग होती है, और इंटरनल ब्लीडिंग कभी कभार एकदम से प्लेटलेट फॉल करते हैं, तो लोग जब तक हॉस्पिटल पहुंचते हैं तब तक उनका BP वगैरह में बिकॉज ऑफ ब्लीडिंग फॉल कर जाता है और लोग शॉक में चले जाते हैं। ये D2 वेरिएंट ही है जिसको फिरोजाबाद में मौत की वजह बताया जा रहा है। फिरोजाबाद के अस्पतालों में बहुत भीड़ है, हर जगह मरीज ही मरीज नजर आते हैं। मैं समय फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज में मौजूद हूं और यहां मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं कि किस तरीके से डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अभी भी गांव देहातों से बच्चे यहां इलाज कराने के लिए पहुंच रहे हैं और यहां किसी के भी हाथ में आप देखेंगे तो सबके हाथों में छोटे छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं जो बीमार हैं। यहां आप तस्वीरें देख सकते हैं जो कि मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए पहुँचे हैं। इन लोगों से बात कर लेते हैं, उनसे पूछते हैं। ये बताइए क्या हुआ है? बुखार आ रहा है, इसके पेट में दर्द है। अच्छा, बुखार कब से आ रहा है? इसको 2 दिन हो गए। बुखार आ रहा है, उल्टी हो गई है, रात तनते, फिर दिखाया प्राइवेट दिखाया, मैंने माना कि हॉस्पिटल ले जाइए इसको। कोई सफाई नहीं होती, गंदगी डर है, नीली नाली में निरा कचरा डरा है। पेट में दर्द है, बुखार है और क्या नाम है, जी भी मतला रहा है, दाने भी निकल रहे हैं। परिवार परेशान है। बुखार ने इतना बेबस और कमजोर कर दिया है कि ये बच्ची जमीन पर लेटी हुई है। माँ की गोद में सिमटे बच्चों की तस्वीर हर जगह नजर आती है। फिरोजाबाद फीवर की गिरफ्त में है। हालात कितने खराब हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि फिरोजाबाद जिले में बुखार से अब तक 57 बच्चों की मौत हो चुकी है। फिरोजाबाद में बुखार से मौत का कुल आंकड़ा 100 के पार पहुंच चुका है। फिरोजाबाद में मेडिकल कॉलेज की बात की जाए तो यहाँ रोजाना 100 के ऊपर मरीज आ रहे हैं। बीते 24 घंटे में अस्पताल में इलाज के लिए 180 बच्चों को भर्ती कराया गया है। सरकारी अस्पताल से लेकर प्राइवेट अस्पताल में लोगों की भारी भीड़ है। लोगों को जागरूक करने के लिए मेडिकल टीम जुटी है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं एक स्वास्थ्य केंद्र की और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है हुमायूंपुर, और हुमायूंपुर पर आप देखेंगे तो सभी जो आशा बहनें हैं, जो ANM हैं, उनको अपनी जिम्मेदारी तय की गई है और जिम्मेदारी के साथ उन्हें यह बताया गया है कि उनको घर घर जाकर कैसे काम करना है। यहाँ पर एक डॉक्टर है, इनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, क्या जिम्मेदारी आपको दी गई है, क्या काम के लिए बोला गया है? सर, हमारे CMO सर ने पहले तो इस केंद्र के अंतर्गत जो भी हम लोगों को बुखार के पीड़ित मरीजों की जानकारी है, मोहल्ले वाइज अलग अलग हम लोग टीम बना करके यहाँ पर विजिट करने जा रहे हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, हम लोगों को मेडिसिन की किट भी उपलब्ध करा दी गई है। हम लोग घर घर पे विजिट करेंगे और जो भी हम लोगों को इस बुखार से पीड़ित मरीज मिलेगा उसको ये किट उपलब्ध कराएंगे और उनको अपने सामने कोशिश करेंगे सेवन कराने का। पहले फिरोजाबाद में मौत की वजह रहस्यमयी बुखार को बताया जा रहा था, लेकिन जांच के बाद सरकार इस नतीजे पर पहुंची कि दरअसल ये रहस्यमयी बुखार कुछ और नहीं बल्कि डेंगू का D2 स्ट्रेन है, जिसका डंक मौत का सबब बन रहा है। दिल्ली से राहुल दबास के साथ विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन, फिरोजाबाद।
तो देखिए, मौत की वजह का तो पता चल गया है, डेंगू का D2 स्ट्रेन। लक्षण भी हमने आपको बता दिए, लेकिन इस लक्षण के, इस स्ट्रेन के सामने आने के बाद ऐसा नहीं है कि हालात पूरी तरीके से काबू में आ चुके हैं। फिरोजाबाद के साथ साथ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ और शहर हैं जहां पर डेंगू का ये स्ट्रेन या बाकी स्ट्रेन लगातार कहर बरपा रहे हैं। शहर, गांव, कस्बों में बुखार से कोहराम, बुखार से परेशान आम इंसान। अस्पताल की ये तस्वीरें यूपी के मथुरा की। यूपी में फिरोजाबाद के बाद बुखार से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला मथुरा है। अस्पतालों की ये भीड़ बता रही है कि किस कदर बुखार का कहर बरपा है। बुखार से सबसे ज्यादा प्रभावित बच्चे हैं। बुखार से पीड़ित बच्चों को अस्पताल में भर्ती किया जा रहा है। यूपी में रहस्यमयी बुखार से लोग दहशत में हैं और मथुरा और फिरोजाबाद में इसके सबसे ज्यादा आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। अभी भी हम मथुरा के जिला अस्पताल के आकस्मिक वार्ड में हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि 4 बच्चे जिनको उल्टी, दस्त और बुखार की शिकायत है, वो यहाँ पर उपचार के लिए आए हैं। उनके परिजन भी उनके साथ हैं। लगातार मासूम बच्चों में इस संक्रमण, रहस्यमयी बुखार का प्रकोप देखने को मिल रहा है। आप तस्वीरों में देखिए कि जो आकस्मिक वार्ड है उनमें इनका इलाज चल रहा है। अभी अभी इन 4 मासूम बच्चों को बलदेव इलाके के अरतौनी से यहाँ पर लेकर आया गया है। क्या हुआ था मासूम बच्चों को? इलाज तो मिलेगा, सुविधा तो मिलेगी। बलदेव में से इधर रेफर कर दिया सर, उल्टी और दस्त। मथुरा जिले के 20 गांव महामारी की चपेट में हैं। जिला अस्पताल में लंबी लंबी कतार है। डेंगू वार्ड पूरी तरह फुल है। मथुरा में भी मौत का आंकड़ा बड़ा है। मथुरा में बुखार से 11 बच्चों समेत 15 लोगों की मौत हुई। जिले में डेंगू मरीजों की तादाद 287 से ज्यादा है। मथुरा में लेप्टोस्पायरोसिस के 48 और स्क्रब टाइफस के 29 मरीजों की पुष्टि हो चुकी है। मथुरा, फिरोजाबाद के अलावा यूपी के बाकी जिलों में भी बुखार का कहर देखा जा रहा है। सहारनपुर में डेंगू पांव पसार चुका है। यहाँ डेंगू के 23 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। रोजाना बुखार से पीड़ित 120 से 150 मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। न्यूज़ नेशन। लाख टके की बात में अब बात उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की और उससे पहले नजर आने वाली सियासत की, जिसमें सबसे पहले बात अज़दुद्दीन ओवैसी की, जिनकी मुश्किलें बढ़ चुकी हैं। उनके खिलाफ अलग अलग आरोपों के चलते FIR दर्ज हो गई है। सत्रह मई को बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था ना। जिस जहरीली सियासत के लिए अज़दुद्दीन ओवैसी जाने जाते हैं, उन्होंने बाराबंकी की रैली में ठीक वैसा ही किया। अपने 3 दिन के यूपी दौरे के आखिरी दिन ओवैसी ने बाराबंकी में नफरत की सियासत को हवा देने की पूरी कोशिश की। गर्मी पैदा करने के लिए अपने ऑफिसर से कहा कि तोड़ दो मस्जिद को, बाराबंकी की जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी। किसने आवाज उठाई उसके बारे में? यही वो भड़काऊ बयान है जिसकी वजह से बवंडर खड़ा हुआ। ओवैसी की भाषा को आपने सुनी, उनके भड़कीले अंदाज को आपने देखा। इसी तरह वो लोगों में जहर भरते हैं, माहौल को खराब करके सियासत करते हैं। इन्हीं बयानों के चलते ओवैसी के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। योम आयोजक मंडल द्वारा आयोजन की शर्तों योम कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया तथा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया गया है। इसी क्रम में थाना कोतवाली क्षेत्र अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया गया है। ओवैसी पर कोविड प्रोटोकॉल तोड़ने का भी आरोप है, लेकिन सबसे गंभीर आरोप सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का है। ऐसी ही जहरीली सियासत के जरिए ओवैसी अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यूपी के सियासी दलों का कहना है कि हैदराबाद के भड़काऊ भाईजान की उत्तर प्रदेश में दाल नहीं गलने वाली। हम सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की जो हमारा मूल मंत्र है, उसके तहत हम प्रदेश और देश को आगे बढ़ा रहे हैं। इसलिए हम तो घी के दिए जलाएंगे, लेकिन उनके लिए क्या है जिनके चराग तले अंधेरा हो गया है। पिछली दफा भी ओवैसी ने यूपी से चुनाव लड़ा था। ओवैसी की पार्टी को महज 2% के करीब वोट मिले थे। ओवैसी दलित, पिछड़ों और मुसलमानों के गठबंधन की बात करते हैं, लेकिन उनकी एक कोशिश रंग लाती नजर नहीं आ रही। ओम प्रकाश राजभर के किनारा करने से ओवैसी की कोशिशों पर पहले ही पानी फिर चुका है। यही वजह है कि ओवैसी धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूज़ नेशन।
अब बात बीएसपी प्रमुख मायावती के अहम ऐलान की। मायावती ने ऐलान किया है कि उनकी पार्टी चुनाव में किसी बाहुबली नेता को टिकट नहीं देगी। इस ऐलान से बीएसपी के विरोधियों में हड़कंप मच गया है। चढ़गुंडों की छाती पर मोहर लगेगा हाथी पर, ये नारा बीएसपी के शासन का मूल मंत्र रहा है। अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, माफियाओं पर शिकंजा बीएसपी की नीति रही है। 2007 के बीएसपी के शासन में यूपी की जनता ने कानून का राज देखा था। उस दौर में अपराध तंत्र पर लगाम लगाई गई थी। अपराध के खिलाफ अपनी इस मुहिम के तहत बीएसपी ने बड़ा कदम उठाया था। मऊ से बाहुबली नेता मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया था। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा, बीएसपी का आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में प्रयास होगा कि किसी भी बाहुबली व माफिया आदि को पार्टी से चुनाव न लड़ाया जाए। इसके मद्देनजर ही आजमगढ़ मंडल की मऊ विधानसभा सीट से अब मुख्तार अंसारी का नहीं बल्कि यूपी के बीएसपी स्टेट अध्यक्ष भीम राजभर के नाम को फाइनल किया गया है। एक चीज जान लीजिए, उत्तर प्रदेश की जनता कानून व्यवस्था के मामले में त्रस्त है और साथ ही साथ किसानों के सवाल पर, बेरोजगारी के सवाल पर तबाह है। उत्तर प्रदेश एक विकल्प तलाश रहा है। 2007 के अंदर बहन मायावती जी जब मुख्यमंत्री बनी, हमारा नारा था चढ़गुंडों की छाती पर मोहर लगेगी हाथी पर। इसी प्रकार इस बार भी 2022 के चुनाव में जनता सर्व समाज के हित में और कानून व्यवस्था जो ध्वस्त पड़ी है, किसान निराश है, नौजवान परेशान है, दर दर भटक रहा है, इस तर्ज पर उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीएसपी प्रमुख ने ट्वीट कर ये कहा, बीएसपी का संकल्प कानून का राज के साथ ही यूपी की तस्वीर को भी अब बदल देने का है और देश ही नहीं बल्कि बच्चा बच्चा कहे कि सरकार हो तो बहन जी की सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय जैसी। साथ ही बीएसपी जो कहती है वो करके भी दिखाती है, यही पार्टी की सही पहचान भी है। सियासत को अपराध मुक्त करने का मिशन है बीएसपी का, लेकिन इस मिशन में कुछ सियासी दल रोड़ अटका रहे हैं। इन्हीं दलों में एक है असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM। ओवैसी की पार्टी मुख्तार अंसारी को खुला ऑफर दे रही है और मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मैं ये आश्वासन देता हूं कि अगर मुख्तार अंसारी साहब चुनाव लड़ना चाहें तो मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दरवाजे उनके लिए खुले हैं और हम उनको टिकट देंगे। विरोधी लाख साजिशों का जाल बिछाएं, लेकिन हाथी चलेगा अपनी चाल। बीएसपी ने यह साफ कर दिया है, वो अपने अपराध मुक्त अभियान से पीछे नहीं हटेगी। 2022 में साफ सुथरी सरकार का सपना पूरा करेगी। टीम न्यूज़ नेशन। अब बात करते हैं राहुल गांधी की सियासत की। राहुल के जय माता दी वाली सियासत पर बीजेपी तंज कस रही है। जय माता दी। पिछले लोकसभा चुनावों में पार्टी के इतिहास में अपने सबसे बुरे दिन देखने वाली कांग्रेस अब 5 राज्यों की आगामी विधानसभा चुनाव से पहले खुद को पूरी तरह से बदलने में जुट गई है। तो पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी भी लगातार सियासी रंग बदलते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अगले चुनाव में बीजेपी को उसके ही बड़े हथियार सॉफ्ट हिंदुत्व को हथियार बनाकर चुनावी समर में उतरने की तैयारी में जुट गई है और पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी एक के बाद एक भगवान की शरण में जा रहे हैं। शिव भक्त और राम भक्त के बाद अब राहुल गांधी हर धर्म में हिंदू देवियों के हाथ का महत्व बता रहे हैं और उनके निशाने पर बीजेपी है। वहां पे 3 सिंबल थे, दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती। दुर्गा मां मतलब वो शक्ति जो रक्षा करती है। लक्ष्मी का मतलब वो शक्ति जो लक्ष्य को पूरा करती है और सरस्वती वो भी एक शक्ति है। लोग कहते हैं कि इसका मतलब आशीर्वाद होता है, गलत। इसका मतलब आशीर्वाद नहीं होता है। इसका एक ही मतलब है डर मत, इसका ये मतलब होता है। बीजेपी डर है, बीजेपी डर है, कांग्रेस तैयार है। लेकिन सॉफ्ट हिंदुत्व का चोला पहनकर बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा करने का राहुल का दाम अब उन्हीं पर उल्टा पड़ गया है। बीजेपी ने बिना वक्त गवाए राहुल के इस बयान को हिंदू देवियों के अपमान से जोड़ दिया
और उन पर पलटवार किया कि राहुल जी, आपने अपने छोटे राजनीति के कारण, अपने पेटी पॉलिटिक्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेटी पॉलिटिक्स के कारण आपने भगवती माँ को भी नहीं बख्शा। आप हमारे देवी देवताओं को राजनीति में लेकर आ गए। आपने आज जीएसटी को माँ लक्ष्मी के साथ कंपेयर किया। ये आखिर हमारे भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? इतना ही नहीं, जम्मू के 2 दिवसीय दौरे पर आए राहुल गांधी ने दिल्ली रवाना होने से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को संबोधित किया। साथ ही बीजेपी और आरएसएस को आड़े हाथों लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि जम्मू कश्मीर की मिलीजुली संस्कृति और आपसी भाईचारे को बीजेपी और आरएसएस के लोग तोड़ रहे हैं। मंदिर मंदिर जाने की ये कांग्रेस नेतृत्व की नई पैकेजिंग है। दरअसल 2017 से ही राहुल गांधी के मठों, बाबाओं और मंदिरों की यात्रा करते देखा जा रहा है, लेकिन हर बार कुछ ऐसा होता है कि कांग्रेस का दांव उल्टा पड़ जाता है। सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत धरी की धरी रह जाती है। धर्म या धार्मिक निष्ठा किसी का भी व्यक्तिगत मामला होता है, लेकिन राहुल गांधी सियासी शख्सियत हैं। ऐसे में उनकी धार्मिकता भी सियासत में चर्चा का विषय बन जाती है। बीजेपी के ठोस हिंदुत्व का मुकाबला करने के लिए राहुल गांधी धार्मिक यात्राएं कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कांग्रेस को इन धार्मिक यात्राओं का कितना फायदा मिल पाता है। टी न्यूज़ नेशन। क्या आम क्या खास, हर किसी के हैं गजानन। जी हाँ, उल्लास और उत्साह के प्रतीक गणपति बप्पा का आगमन हो चुका है। विघ्नहर्ता श्री गणेश के साथ कई सारे रंग लेकर आए हैं गणेश चतुर्थी का त्योहार। कोरोना महामारी के चलते भले ही पहले जैसे पंडाल और गतिविधियां ना हो, लेकिन देश भर में उल्लास वही देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र में इसकी खास रौनक देखी जा रही है। चाहे पॉलिटिशियन हो या फिर फिल्मी सितारे या फिर आम भारतीय, हर किसी के घर में बप्पा की धूम है, भक्ति है, आस्था है। लाख टके की बात में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन आगे कट टू कट में आपको दिखाएंगे तालिबानी सरकार के आतंकी मंत्री, आतंकियों की फैक्ट्री, इमरान की कंट्री।